नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं मोहम्मद दानिश। आज हमारी टीम आप पहुंची है जिला कलेक्ट्रेट पर, जहां पर थोड़ी ही देर में ध्वजारोपण किया जाएगा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। देश में आज यानी 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा कोरोना महामारी के कारण जश्न आज़ादी के कार्यक्रम में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन आज का दिन हर भारतवासी के लिए खास है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो वहीं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के तीव्र चरण से सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों और प्रयासों के लिए कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में नशा मुक्ति के संबंध में जनपद मुरादाबाद को सभी प्रकार के नशे से मुक्त शहर बनाने की शपथ भी ली। जनपद मुरादाबाद को सभी प्रकार के नशे से मुक्त शहर बनाऊंगा। मैं स्वयं तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों से सेवन से दूर रहूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सभी अधिकारीगण मौजूद रहे तथा शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। हमारे पूर्वजों ने अपने खून से इस धरती को सींचकर हमको आजाद हवा में सांस लेने का मौका प्रदान किया है। साथियों, ये काफी लोगों ने बोला, ये 1757 से प्रारंभ हुआ था हमारा गुलामी का दौर, और लगातार सारी नीतियां, खास तौर पे आर्थिक नीतियां हमारे विरुद्ध हुआ करती थीं उस वक्त। 1757 के ठीक 100 सालों के बाद हमने उस आर्थिक नीति का एक बार विरोध किया 1857 में, असफल विरोध किया, हम सफल नहीं हो पाए। उसके ठीक 90 सालों के बाद हम एक बार फिर से अपना प्रयास शुरू करते हैं। 1947 में आकर के आज़ाद हो जाते हैं। सच बात यह है कि 1950 का दशक जो रहा वो उसने पूरे विश्व के भूगोल को बदल दिया। अगर हम देखें तो उसके पहले जितने देश आज़ाद थे, 1950 के दशक के बाद, 1950 के दशक में चली ढेरों देश आज़ाद हुए। इंडोनेशिया आज़ाद हुआ, श्रीलंका आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए, लगभग आधा से अधिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आज़ाद हुआ। इस पूरे आज़ादी के दौर में सिंगापुर जैसे देश भी आज़ाद हुए। लेकिन जैसा कि हमारे छोटे भाई जगमोहन ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति के मामले में हम कहीं न कहीं पीछे छूट गए। शायद इसी वेदना के कारण नागार्जुन एक जगह लिखते हैं कि जनगण मन में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है। हम शायद उस व्यक्ति को भूल गए जो कहीं न कहीं मौन रूप से हमारी आज़ादी के साथ था, आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ था, और हमें सारे संसाधनों का, जितने भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारी स्वामी सुविधाएं मिलती हैं या जो भी संसाधन मिलते हैं, उस पर भी उसका उतना ही अधिकार है।
निश्चित तौर पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो समाज का सबसे निचला आदमी है, जिसको कि सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, कम से कम बेसिक नीड्स तो उसकी पूरी होनी चाहिए, तभी शायद ये स्वतंत्रता सही मायने में हम डिफाइन कर पाएंगे। उसके पहले तो बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि हम जिस भी पद पे हों, जहाँ भी हों, जैसा भी काम करते हों, हम एक बार ये जरूर सोचें कि हमारे काम से उस सबसे छोटे आदमी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या हम उसे एक बेहतर लाइफ संसाधन दे सकते हैं? अगर हम दे देते हैं तो वास्तव में यही आज़ादी होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कलेक्ट्रेट के इस ऐतिहासिक प्रांगण में यहाँ उपस्थित अपर जिलाधिकारी नगर श्री आलोक जी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री सुरेंद्र जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब श्री महेंद्र जी, हमारे सभी साथी अधिकारीगण, जनपद मुरादाबाद की सुप्रसिद्ध समाज सेविका मैडम रितु नारायण जी, यहाँ उपस्थित कलेक्ट्रेट परिवार के हमारे सभी साथीगण, वरिष्ठ कोषाधिकारी जी, और इस कलेक्ट्रेट प्रांगण में जो भी कार्यालय हैं, जिनके भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी सम्मानित कर्मचारी और अधिकारीगण, सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो ज्ञात और अज्ञात दोनों हैं, जिनके त्याग और तपस्या की बदौलत आज हमें ये आज़ादी नसीब हुई और हम एक आज़ाद देश में सांस लेने के काबिल हुए। और इस कलेक्ट्रेट इंस्टीट्यूशन में, जहां आप सोचें 1947 के पहले अधिकांशतः अंग्रेज कलेक्टर हुआ करते थे, आज हिंदुस्तानियों को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि वो इन पदों पर आसीन हो रहे हैं, या यूँ कहें कि हर पद पर आसीन होने की योग्यता रखने लगे। ये केवल और केवल हमारे देश की स्वतंत्रता के कारण हमें नसीब। निश्चित रूप से 1950 के दशक में बहुत राष्ट्र स्वतंत्र हुए। हमारे साथी लगभग श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, म्यांमार स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, साउथ कोरिया स्वतंत्र हुआ, और भी तमाम देश हैं जो लगभग हमारे साथ ही साथ स्वतंत्र हुए। चाइना स्वतंत्र हुआ। लेकिन अगर इसको हम देखें तो हम 3 श्रेणियों में बेसिकली बांट सकते हैं। एक वो जो अपने लोकतंत्र को बनाए रख सके, एक वो जो लोकतंत्र को अछूने रख सके, बेहतर ढंग से चला सके, और एक वो जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसमें हम साउथ कोरिया का नाम दे सकते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं बीच में आते हैं। हम उतने खराब भी नहीं रहे जितने और देशों ने किया, लेकिन हमें जितना आगे बढ़ना था शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाए। ये असंतोष समय समय पर युवा पीढ़ी में झलकता रहता है। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है कि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह से हासिल कर ली है। अब आज हमारे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, हम चुनते हैं, हमारे शासक हम चुनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम अपने बच्चे को छोटी जाप दिला सके या न दिला सके, लेकिन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनने का हक हमें मिला हुआ है। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनने का हक हमें मिला हुआ है। ये केवल और केवल हमारे संविधान के कारण, हमारी स्वतंत्रता के कारण है। जब हमें हक मिला हुआ है तो निश्चित रूप से हमें उसका सही ढंग से उपयोग भी करना चाहिए। और अगर हमारा देश कहीं आगे नहीं बढ़ पाया जितना हम सोच रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी थी। शायद हमने उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। ऐसा हम सोचें कि समय बीत चुका है, तो ऐसा नहीं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, क्योंकि आप तमाम लोगों से मेरी एज भी ज़्यादा है और कुछ से तजुर्बे भी ज़्यादा होंगे, और मेरे बाल लगभग सारे सफ़ेद हो चुके हैं। मैंने अपने नौकरी की शुरुआती दौर से अगर हम चर्चा करें तो मैं देखूंगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम लोग 94 में इस सेवा में आए, और तब से लेकर आज तक देखता हूं कि कितना ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। हम लोग कलेक्ट्रेट पर बैठते थे, एक चतुश्रेणी कर्मी पंखी को खींचता रहता था हाथ से, और हवा देता रहता था हमें, या एक हाथ वाली पंखी लेकर के चलाता रहता था। लाइट नहीं आती थी, कभी कभी आ जाती थी, वैसे सामान्यतः नहीं आती थी।
जब वर्ष 2000 में मैं हरदोई में पोस्टेड था, युवा उम्र थी, जोश ज़्यादा था, भूख ज़्यादा लगती थी। कलेक्ट्रेट से जब घर की तरफ चलता था तो सोचता था काश ऐसा होता मेरे पास कोई यंत्र कि मैं अपने घर पर फ़ोन कर देता कि पकौड़ी और समोसे बना के रखो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरे पास कोई यंत्र उस समय नहीं था, और जब घर जाता था बताता था कि भाई कुछ खाने को बना दो, तो कभी कभी बना रहता था, कभी कभी गर्म बनाने के चक्कर में लोग इंतजार कर रहे होते थे, और जब देर होती थी तो मन में व्याकुलता व्याप्त होती थी, लगता था लेट हो रहा है, भूख बहुत देर हुई। लेकिन तब वो टेक्नोलॉजी में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वर्ष 2001 के आसपास ही लगभग मोबाइल फ़ोन का प्रसार शुरू हुआ, और वो दौर था कि जब मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर के चलना बड़े गर्व का विषय हुआ करता था। जैसे आजकल न लेकर चलना गर्व का विषय होता है। आजकल जिसके पास मोबाइल नहीं है वो गर्व का विषय है कि वो उस स्टेटस को प्राप्त कर चुका है कि उसको स्वतः मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक आज का दौर है कि बिना मोबाइल के ज़िंदगी ही अधूरी सी लगती है। जब तक दिन भर में 75 बार चेक न किया जाए व्हाट्सएप और मैसेज, जैसे लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा चल रहा है। वक्त बहुत तेजी से बदला है। मेरे ग्रैंडफादर बताया करते थे कि जब 1962 का सूखा पड़ा देश में तो लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी अमेरिका की उस अमेरिकन लाल गेहूं को पाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में उतना उत्पादन नहीं था। आज हमारे देश में इतना उत्पादन है कि अगर कई वर्षों तक सूखा पड़ जाए और अगर हम सही ढंग से हम सरकार के तंत्र सही ढंग से वितरण व्यवस्था को बनाए रखें तो शायद कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। आज हम उस स्टेज पर गुजर रहे हैं। एक समय था कि पूरे गांव में एक इंडिया मार्क 2 हुआ करता था। आज लगभग हर 50 घरों पर एक इंडिया मार्क 2 हो गया। बल्कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हर घर को रनिंग वाटर देने की बात की जा रही है कि हर घर को रनिंग वाटर 2024 तक देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम खुले में शौच करने में शर्म नहीं महसूस करते थे, बड़े मजे में हम खुले में शौच करते थे। आज जो दौर शुरू हो गया है कि लगभग हम ODF हो चुके हैं और अब खुले में शौच करने में शर्म महसूस होती है। लगता है कोई वीडियो न बना ले, कोई देख न ले। यद्यपि वो नेचुरल काल है, लेकिन वक्त ने बदलाव किया है और चीज़ें बदली हैं। और ये कैसे बदलाव हुआ? ये आपकी मदद से, सरकार की सोच से ये बदलाव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात अक्सर कहते हैं कि जब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ तो ये देश जो है 123 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। मीन्स अगर राष्ट्रवासी एक एक कदम आगे बढ़ता है तो सोचिए हम कितना आगे बढ़ गए हैं। और हम हैं कि हम सोचते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, इतने बड़े सिस्टम में हमारा क्या रोल है। ये न सोचिए कि हमारा क्या रोल है, आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो आपने चिड़िया की कहानी सुनी होगी कि जब जंगल में आग लगी तो तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, तमाम पुलिस की वैन और तमाम मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँच गए जंगल की आग बुझाने। एक चिड़िया से भी देखा नहीं गया, वो अपने चोंच में एक तालाब से पानी लाती थी और डालती थी आग बुझाने के लिए। उसके साथियों ने पूछा कि तुम्हारे इस प्रयास से क्या होना है भाई, जब इतने बड़े बड़े सिस्टम लगा हुआ है तो तुम्हारे इस प्रयास से क्या होना है। तो उसने कहा कि जब इस आग का इतिहास कभी लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग को बुझाने वाले में लिखा जाएगा, न कि लगाने वाले में लिखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। तो हम सबका भी यही दायित्व बनता है कि हम ये ना सोचें कि राष्ट्र ने हमें क्या दिया है। शायद बहुत कुछ दिया है, बस सोचने की बात है। हम जब घर से निकलते हैं और कलेक्ट्रेट तक आते हैं तो जितना कुछ रास्ते में मिलता है वो सब इसी राष्ट्र ने हमें दिया है। यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये इसी राष्ट्र की देन है। तो ऐसा नहीं है राष्ट्र ने हमें कुछ नहीं दिया है। जितना कुछ दे सकता है शायद उससे ज़्यादा दिया है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है इस राष्ट्र के प्रति। हम भी कुछ सोचें अपने राष्ट्र के प्रति। 24 घंटे में नहीं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार हम भी तो अपने राष्ट्र के बारे में सोचें कि हमने क्या किया इस राष्ट्र के लिए। या ऐसा तो कुछ हम नहीं कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र हमारे कारणों से पीछे चला जा रहा है। तो जब राजनीतिक आज़ादी तो एक सत्ता का पार्ट होता है, अब दूसरा पार्ट आता है सामाजिक और आर्थिक आज़ादी का। वो हमारे ही कंट्रोल में है। अगर केवल हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, सिस्टम के बारे में नहीं सोचेंगे, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे,
केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ कदम तक तो आगे आप चल सकते हैं। हो सकता है आप बहुत आगे भी चलते रहें कुछ कदम तक, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। जब आपके साथ एक कारवां होगा, अपने लोग होंगे, सुख दुख में साथ देने वाले होंगे, तो आप बड़ी लंबी दूरी तक अच्छे से जा सकेंगे और देश को भी आगे ले जा सकेंगे। तो हमें अपने सभी साथियों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। कलेक्ट्रेट परिवार की बात हो रही थी। निश्चित रूप से कहा जाता है कि जैसे सत्ता के शीर्ष पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो पंचम तल की बात की जाती है कि फिफ्थ फ्लोर मीन्स जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जो पावर सेंटर है। या जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की बात करते हैं, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, वो पावर सेंटर है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम व्हाइट हाउस की बात करते हैं। वैसे ही निश्चित रूप से जो हमारा ढांचा है, कलेक्ट्रेट पूरे जिले का पावर सेंटर होता है। और पावर पाना एक बात है, उस पावर का सदुपयोग करना और जनता के हित में उसका उपयोग करना थोड़ा सा उससे अलग हटकर होता है। ये अधिकार आपको मिला हुआ है कि आप पावर सेंटर में बैठे हुए हैं। अब पावर सेंटर की गरिमा को आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं? आप जिले के विकास पे ध्यान देते हैं या केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं? आप भाईचारा में विश्वास रखते हैं या लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते हैं? आप अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में खर्च करते हैं या अपनी ऊर्जा नकारात्मक कार्यों में खर्च करते हैं? ये आपके हाथ में है। मैं आप सबसे अपील करूंगा इस अवसर पर कि ईश्वर ने बहुत छोटी सी उम्र दी है हम सबको। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति 70 साल जीता है सामान्य तौर से, तो उसमें से 1/3 तो माइनस कर दीजिए जो सोने में खर्च कर देता है। लगभग 8 घंटे औसतन इंसान सोता है। तो अगर 70 वर्ष का भी 1/3 कर देंगे तो 22-25 वर्ष एक इंसान को मिलता है। उस 20-25 वर्ष में भी तमाम अपनी माँ की गोद में, अपने पिता की गोद में खेलने में और अपने ग्रोथ को आगे भविष्य का इंसान बनने में खत्म कर देता है। कुल मिलाकर हमको काम करने की उम्र जो मिलती है, एक्चुअल एज 10 से 15 साल मिलती है, तो उसको हमें ऐसे नहीं गंवाना है। मेरा मानना है कि उसका खूब अच्छे से उपयोग करें, अपने दायित्वों को हम पूरा करें और सबसे बड़ी चीज़ है कि सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच इंसान को बहुत पीछे ले जाती है। जब आप सोचते हैं कि फला को सबक सिखा दूंगा, जैसे ये मन में आपके भाव आता है, फला को आप सबक सिखा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे इसमें संशय है, लेकिन आपका विनाश वहीं से शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? कि आपने अपना कदम नकारात्मक दिशा में डाल दिया है। मेरा मानना है कि अपने कदम को नकारात्मक दिशा में हम न डालें, बल्कि सकारात्मक दिशा में हम अपने कदम को ले जाएं। निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे, आपसे मिलने वाले खुश रहेंगे, आपके आसपास का जो आबो हवा होगी वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगी, खुश रहेगी। तो कोशिश हम ये करें कि हमारी आदतें ऐसी हों कि लोगों को मुझसे मिलकर दुख ना हो, और अगर हमारी आदतें ऐसी होंगी तो धीरे धीरे एक खुशी का जो वायरस है या खुशी का जो पॉजिटिव एक रोल है पूरे एटमॉस्फेयर में पनपता चला जाएगा। अब जो थोड़ी बहुत कमियां बची हैं, हमें लगता है कि हमें भी साउथ कोरिया की तरह और विकसित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो दारोमदार हमारी युवा पीढ़ी पर है, और उस युवा पीढ़ी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे जैसे जो बीच के एज वाले लोग हैं उनके ऊपर है कि उस युवा पीढ़ी को कैसे हम सही ढंग से सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा बहुत है, उनके अंदर क्षमता बहुत है, लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि शायद हमारी जो योग्यता और हमारी क्षमता है उसको समाज परख नहीं रहा है, उसको सम्मान नहीं दे रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट के उतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी योग्यता रखता है। वो हमें माहौल प्रदान करना है कि एक पॉजिटिविटी के साथ उनको आगे बढ़ने की हम सीख दें, उनको सिखाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से जिस दिन हमारे देश का युवा आगे बढ़ने की ठान लेगा, उस दिन आज आप देख रहे हैं कि विश्व मुख्यतः अब 2 ध्रुवों में बढ़ चुका है। एक अमेरिकन ध्रुव हो गया है, एक चाइना हो गया है। बीच में एकल ध्रुवी हो चुका था, लेकिन अब फिर थोड़ा चेंजेज हो रहा है। और निश्चित रूप से अगर कोई तीसरे ध्रुव की ताकत है तो हमारा हिंदुस्तान है, जिसमें वो ताकत है कि हम
इन ध्रुवों के ऊपर कहीं न कहीं तीसरे ध्रुव के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है और युवा शक्ति का अपना एक महत्व होता है, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, उसके अंदर एक टैलेंट है, उसके अंदर आगे बढ़ने की एक ललक है। बस ज़रूरत है कि उनको एक हम बेहतर माहौल दें। आप राज्य सरकार की देख रहे हैं कि लगातार प्रयास इस बात के लिए राज्य सरकार कर रही है कि कैसे महिलाओं का विकास हो, कैसे बच्चों का विकास हो, कैसे हमारे नागरिक स्वस्थ जीवन जी सके। अभी कोविड के महामारी में आपने देखा होगा कि किस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आप सब लोगों ने कदम से कदम मिला करके उस महामारी से पार पाया। निश्चित रूप से हमने अपने तमाम प्रियजनों को इस महामारी में खोया है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिस तरह से महामारी की विभीषिका थी, अगर उसकी तुलना में हम देखें तो बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोग शायद अपने लोगों को बचाने में, काफ़ी लोगों को बचाने में सफल हो सके और आगे की भी हमारी पूरी तैयारी है। ऐसे ही रोजगार के क्षेत्र में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जिस खन्ना की बात एडीएम सिटी साहब कर रहे थे, उसके बारे में भी सरकार लगातार संवेदनशील है, चिंतित है। आपने देखा होगा कि इसी कोविड महामारी में कोई भूखमरी के कारण न मरने पाए, इसके लिए निःशुल्क खाद्यान्न सबको वितरित किया गया। पेंशन एडवांस में लोगों को दी गई, हर तरह से सारी जो मेडिकल फैसिलिटी थी निःशुल्क दी गई लोगों को। क्यों? हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इसके लिए दी गई। कई बार हमें लगता है कि शायद पुराना जमाना बेहतर था, पहले ज़्यादा उम्र हुआ करती थी, शायद मिथ है। 1921 में एक हिंदुस्तानी की औसत आयु आप में से कोई बता सकता है क्या थी? एक हिंदुस्तानी की औसत आयु 25 वर्ष थी 1921 में, और आज कितनी हो गई है? 65 से 70 वर्ष। एक्सेप्शन को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। ये हमारा मेडिकल साइंसेज का ग्रोथ है, जिसके कारण ऐसा हो गया है। तो सरकार के स्तर से लगातार प्रयास चल रहा है और निश्चित रूप से इसके लिए देश के नागरिकों को योगदान जाता है कि वो ऐसी सरकार चुन रहे हैं लगातार जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। और इस देश के नागरिकों ने दिखा दिया है कि उनके अंदर हो सकता है कि अभी 40% लोग लिटरेट न हो, लेकिन जब सरकार चुनने की बारी आती है तो बेहद बुद्धिमत्ता से वो अपनी सरकार चुनते हैं। और यही कारण है कि हमारा लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम लोग अपने स्थानीय स्तर पर बात करें तो मेरा मानना है कि कुछ हम लोगों के भी अपने दायित्व हैं। कई बार हमारे एक्सप्रेशंस का ही बहुत बड़ा अंतर होता है। एक पहले समय में किसी चॉकलेट का विज्ञापन आता था, एक लड़की दो तरह से अपने भावों को व्यक्त करती थी। एक लड़का उससे ऑफर करता है शादी के बारे में, तो बड़े क्रोध में कहती है शादी और तुमसे कभी नहीं। और फिर एक अच्छी सी चॉकलेट, हो चुकी ऐड चॉकलेट का था, तो एक चॉकलेट देता है, तो वही बात तो फिर कहती है कि शादी और तुमसे ना बाबा ना। बात वही है लेकिन दूसरे नाम में हाँ शामिल है। मीन्स कि शब्द आप कई बार कहेंगे कि हमने तो सही शब्दों का इस्तेमाल किया साहब, हमने तो इनसे कहा कि हाँ बैठिए साहब, लेकिन एक कहने कि हाँ बैठ जाइए बैठिए, क्या किस काम से आए हैं? एक ही तरीका होता है। एक आप कह सकते हैं आए सर, मान लो बैठिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। शब्द वही है लेकिन दोनों की इम्प्रेशंस अलग अलग है। आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ तमाम दीनहीन दुखी आते हैं। कई बार आपको लगता है कि हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा हम सब लोग गलतफहमी होती है। हम लोग भी पार्ट है, बार बार अपने मन को समझाते कि ऐसा नहीं है। हमको एक काम करने के लिए सरकार सैलरी दे रही है, पर्क्स दे रही है और तमाम सुविधाएं दे रही है। क्यों? कि हम इन लोगों की सुने और उनकी समस्या का निदान करें। और मेरे पास क्या काम है? मेरे पास और कोई काम नहीं, यही काम आपके पास है कि लोगों को सुने। तो हम सुन करके लोगों के साथ अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, तो हम एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और नहीं सुन रहे हैं मीन्स कि हम अपने ड्यूटी से डिरेल हो रहे हैं, शायद हम भटक रहे हैं अपनी ड्यूटी से। तो हम चाहेंगे कि कम से कम हम लोग जो सरकारी तंत्र के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस बात पे सोचें कि हमारा इतना महत्वपूर्ण रोल है। देखिए सरकार योजनाएं बनाती है, चाहे जितनी योजनाएं बनाती है उसको लागू करने का कार्य हम ही लोगों को दिया जाता है। और अगर हम सही ढंग से लागू करने की सोच लेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है उस योजना की सफलता में। और अगर हम उस योजना की कमियों को ढूंढ के उसका मिसयूज करना शुरू करेंगे
तो योजना को सफल होने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग ऐसी जगहों पे बैठे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उस हर गरीब व्यक्ति को, हर उस नीडी व्यक्ति को, उसकी बातों को हम सुनें, उसको तवज्जो दें। हो सकता है कि उसका निदान हमारे पास न हो, ऐसी तमाम समस्याएं हमारे पास आती हैं जिसका निदान हमारे पास नहीं होता है, लेकिन आपके सुनने मात्र से उसकी समस्या, उसके दिल को एक जो सांत्वना मिलती है सिस्टम के प्रति, उसके मन में एक जो विश्वास जगता है, वो उसके जीवन को आगे बढ़ाता है, उसके बेहतर स्वास्थ्य की रक्षा करता है और उसके मन में तनाव उत्पन्न नहीं होता है, सिस्टम के प्रति अविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप चूंकि महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हैं, तो आपका ही दायित्व बनता है। कई बार जब हम लोग यूनियन और एसोसिएशन की बात करते हैं तो हमारे मन में ये आता है, और हम बड़े बड़े भाषण भी इस बात के देते हैं कि साहब हमें सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है, हम बड़े दीनहीन स्थिति में रह रहे हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहा है। मैं इससे पहले की पोस्टिंग में अक्सर एक सड़क से गुजरता था, एक मूंगफली वाले को देखता था। जब मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे टहलने जाया करता था, तो मैं देखता था कि वो अपना जमीन की सफाई उफाई करके टाट पट्टी लगा करके 4-5 किलो मूंगफली सजा रहा होता था। और जब कभी रात को किसी कारण से लेट 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे भी मुझे लौटने का अवसर होता था, तो मैं उसको देखता था। क्योंकि मेरी आदत का पार्ट हो गया था उसकी तरफ निगाह लगाना, तो मैं देखता था तो अपनी मूंगफली को समेट करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता था। मैं सुबह 6:30 बजे 6 बजे वो आ जाता था जाड़ों में भी, और 9 साढ़े 9 बजे वापस आता था। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया, मैंने वहाँ उसके पास रुका, मैंने उससे पूछा, भाई तुम सुबह 6 बजे से आ जाते हो जब हम टहलने जाते हैं, और जब सारे शो खत्म होने के कगार पे होते हैं लगभग 9 बजे, तब तुम घर वापस जाते हो, दिन भर में तुम कितना कमा लेते हो? तो उसने बड़े स्माइलिंग फेस से जवाब दिया, साहब 500-600 रुपये हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। हमने पूछा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो उसने बताया एक बेटा है और एक बेटी है और हमारी पत्नी और हम। तो हमने कहा इतने में खर्चा चल जाता है? तो उसने कहा हाँ, पत्नी भी कुछ काम कर लेती है, वो भी कुछ कमा लेती है, हमारा खर्च चल जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बाकी राशन कार्ड है कि नहीं आदि हमने तमाम चीज़ें पूछी, लेकिन 2 चीज़ों ने उसके मेरे बड़े प्रभावित किया। एक तो उसकी मेहनत और कर्मठता ने, कि प्रातः काल से रात तक इसी काम में लगे होने के बाद भी इसके मन में कोई असंतोष नहीं है। दूसरे उसके चेहरे पर जो खुशी के भाव थे, इन सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसके चेहरे पर जो खुशी के भाव थे, उसने मुझे आकृष्ट किया कि केवल रुपए पैसे से ही खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं, बल्कि खुशियाँ कहीं ना कहीं अंदर से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सिस्टम में समस्याएं हैं, हम मानते हैं, लेकिन उन समस्याओं से अंदर से पार पाया जा सकता है। आज भी वो व्यक्ति मेरे पास, आज वहाँ मैं नहीं तैनात हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति को हमेशा याद रखता हूँ। जब मेरे मन में कभी आता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को याद करता हूँ, मुझे अपनी हीनता का एहसास हो जाता है कि हम उससे बहुत छोटे हैं। क्यों? इतनी मेहनत करके भी वो खुश है और हम इतना कुछ पा करके भी कई बार दुखी हो जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह ही करूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको अवसर नहीं मिला है या आप उचित जगह पर नहीं है, आप उचित जगह पर है। बस थोड़े सा सोच अपने को बदलिए, जो बेहतरी आप आगे कर सकते हैं बिल्कुल करिए, और अपने बच्चों को पूरा समय दीजिए, अपने परिवार को पूरा समय दीजिए। वो स्टाइल कभी अच्छी नहीं होती है कि रात के 10 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और अपने बच्चों को भूल गया हूँ। मेरा मानना है कि उनका देखभाल करना वो भी आपका दायित्व है, खासकर जो हमारी महिला कर्मी है। मैं आपसे कहूँगा कि अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने परिवार की देखभाल करना हम सब लोगों का दायित्व है। तो हम उससे भी अलग न हटे, उन दायित्वों को भी निर्वहन करना है। लेकिन जितनी देर हम अपने कार्यस्थल पर रहें, अपने कार्यस्थल के बारे में हम सोचें। आप देखिए हमारे ही बीच मैडम रितु जी बैठी हुई हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है सरकार की तरफ से, लेकिन वो तमाम वो काम कर रही हैं जो कहीं न कहीं सेल्फ इंस्पायर्ड है। ऐसा नहीं कि किसी कारण से कर रही है, सेल्फ इंस्पायर्ड है कि हमें अच्छा काम करना है, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हमें सोसाइटी के भले के लिए कुछ करना है। और ऐसे लोग इस जनपद में तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड काल में दिखाया कि वो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं और उन्होंने लगातार उसके लिए बेहतर प्रयास किए। किसी उम्मीद में नहीं, इसलिए नहीं उन्होंने किया कि लोग उनको जाने, इसलिए वो कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने किया कि उनकी करने की तमन्ना है
कि हम भी सिस्टम के लिए कुछ करें, हम जो कुछ कर सकते हैं हम करें, इसलिए वो कर रहे हैं। बस मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से हम लोगों की बातें सुनने का धैर्य दिखा रहे हैं, तो मैं आपके धैर्य की परीक्षा लेना नहीं चाहूँगा। फिर किसी अवसर पर आपसे चर्चा जरूर करूँगा। मैं अपने कलेक्ट्रेट परिवार के या इस कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी कार्यालय हैं उस परिवार के सभी सदस्यों से मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से ऑफर देता हूं कि कभी कोई समस्या हो आप हमसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी समस्या को हल करना हमारा दायित्व है, हम हल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन आपको भी हमारी मजबूरियों को समझना पड़ेगा कि जो दायरा है उसी में हमें सब काम करना है। जैसे ढेर सारे लोग मेरे पास आते हैं कि साहब ठाकुर द्वारा से मुझे मुरादाबाद ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि उस तहसील के लोगों के बारे में मुझे सोचना है, वहाँ की जनता के बारे में मुझे सोचना है। सबको यहाँ नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जो भी आपकी व्यक्तिगत समस्याएं होंगी जिसको हम हल कर सकते हैं उसको हम जरूर हम सब लोग हल करने की कोशिश करेंगे और अपने सभी अधिकारियों से भी आह्वान करेंगे कि आप लोगों की अगर कोई व्यक्तिगत समस्याएं हों हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर सुनेंगे, उसको हल करेंगे। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।